हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, मैं आज आपके समक्ष बीए पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र विश्व की प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं के अंतर्गत अमेरिकी संविधान में अमेरिका की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत संघीय केंद्रीयकरण पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। क्रम से अमेरिकी संघ का निर्माण करते समय अमेरिकी संघ की इकाइयों को अपने राज्यों की सत्ता के प्रति बहुत अधिक मोह था। इस कारण उनके द्वारा एक ऐसे संघ का निर्माण किया गया जिसमें केंद्रीय सरकार को सीमित शक्तियां ही प्रदान की गई थी। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था कि केंद्र अधिक शक्तिशाली होकर राज्यों पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित न कर ले, लेकिन अनेक बार संविधानों का विकास संविधान निर्माताओं द्वारा सोची गई दिशा में नहीं होता। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत भी संघीय व्यवस्था के संबंध में ऐसा ही हुआ। संविधान को कार्य रूप प्रदान करने के थोड़े समय बाद से ही संयुक्त राज्य अमेरिका की आंतरिक स्थिति और विदेशों के साथ उनके संबंधों की स्थिति में इस प्रकार परिवर्तन हुआ कि केंद्र की स्थिति अधिकाधिक प्रभावशाली होती गई और इकाइयों का महत्व कम होता गया। अमेरिकी संविधान और राज्य में क्रियाशील इस प्रवृत्ति का संघीय केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति कहा जा सकता है। संघीय केंद्रीयकरण के उत्तरदायी तत्व। स्वाभाविक रूप से प्रश्न उपस्थित होता है कि संघीय केंद्रीयकरण की इस प्रवृत्ति के कारण क्या है। संघीय केंद्रीयकरण के लिए उत्तरदायी तत्वों की विवेचना इस प्रकार है। पहला है भौतिक, आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन। संघीय केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति का संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण भौतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। संविधान लागू किए जाने के समय से लेकर आज तक के लगभग 216 वर्षों में अमेरिकी राष्ट्र की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों ने केंद्र राज्य संबंधों को स्वाभाविक रूप से प्रभावित किया। 1789 में अमेरिका, जो कि एक छोटा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति उदासीन और 1789 में अमेरिका, जो कि एक छोटा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति उदासीन और सीधी सादी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य था, उसने विकसित होकर अत्यधिक औद्योगिकृत और आज संभवतः विश्व के सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य का रूप ग्रहण कर लिया है। अमेरिकी क्षेत्र के विस्तार, जनसंख्या की वृद्धि, आर्थिक और सामाजिक संगठन की बढ़ती हुई जटिलता आदि तत्वों ने केंद्र राष्ट्रीय सरकार के पक्ष में शक्ति संतुलन स्थापित कर दिया है। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप संविधान लागू किए जाने के समय जो तत्व स्थानीय प्रकृति के थे वे अपने क्षेत्र और महत्व की दृष्टि से राष्ट्रीय प्रकृति के बन गए। यातायात, संचार के साधनों और व्यापार के व्यापक विकास, महान यांत्रिक प्रगति और अंतर्राज्यीय निगमों के उदय ने ऐसी समस्याओं को जन्म दिया जिन्हें नियमित और नियंत्रित करने का राज्यों द्वारा प्रयत्न किया गया, लेकिन वे असफल रहे। नागरिकों के द्वारा अब ऐसी सेवाओं की मांग की गई जाने लगी जिन्हें प्रदान करने में राज्य न तो समर्थ थे और न ही इच्छुक। क्रम से राष्ट्रीय सरकार के द्वारा उन कार्यों को अपने हाथों में ले लिया गया जिन्हें राज्य नहीं कर सकते थे और नहीं कर पाए। इस प्रकार सत्ता का केंद्रीकरण होता गया। दूसरा पॉइंट है गृह युद्ध। 1861 से 1865 तक अमेरिका में जो गृह युद्ध चला उसने राष्ट्र राज्य संबंधों का निर्णय राष्ट्रीय सरकार के पक्ष में किया। गृह युद्ध को अमेरिका के संवैधानिक इतिहास में इस दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कहा जा सकता है कि इसने सदैव के लिए ये बात स्पष्ट कर दी कि अमेरिकी संघ की कोई इकाई अमेरिका से अलग नहीं हो सकती। इसने राज्य स्वायत्तता और राज्य के प्रति भक्ति को निर्बल करते हुए राष्ट्रीय दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दास्ता के अंत में जिस साहस का परिचय दिया था उससे ये स्पष्ट हो गया कि केंद्र राज्यों द्वारा दी गई किसी भी चुनौती का सफलता के साथ सामना करने में समर्थ है। ग्रिफिथ के शब्दों में
कह सकते हैं कि गृह युद्ध और उसके बाद में पुनर्निर्माण में राष्ट्रपति और कांग्रेस के कार्यों ने बढ़ी हुई शक्तियों की परंपरा स्थापित की और बाद में इन शक्तियों को कभी नहीं छोड़ा गया। तीसरा है निहित शक्तियों का सिद्धांत और न्यायिक निर्णय। संघीय केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को जन्म देने वाला एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय रहा। केंद्रीय सरकार द्वारा अपनी अधिकांश अतिरिक्त शक्ति संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से नहीं वरन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई संवैधानिक व्याख्या से प्राप्त की गई है। केंद्रीय सरकार की शक्ति बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण तत्व उनके द्वारा की गई निहित शक्तियों के सिद्धांत की खोज रहा है। केंद्रीय सरकार को निहित शक्तियों के सिद्धांत के नाम पर अपने शक्तियां बढ़ाने का अवसर मिला और इससे शक्ति संतुलन निश्चित रूप से केंद्र के पक्ष में कर दिया। निहित शक्तियों के सिद्धांत के अतिरिक्त भी सामान्यतया सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण संविधान की उदार व्याख्या करते हुए केंद्रीय शासन के पक्ष का समर्थन करने का ही रहा। चौथा है सहायता अनुदान। वर्तमान समय में अमेरिकी संघ के राज्यों की स्वायत्तता पर यदि प्रत्यक्ष रूप से किसी तत्व के द्वारा आघात किया गया तो वे केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले सशर्त सहायता अनुदान ही है। 19वीं सदी के अंत तक अमेरिकी संघ की इकाइयां वित्तीय दृष्टि से लगभग आत्मनिर्भर थी और केंद्र के द्वारा राज्यों को जो थोड़ी बहुत सहायता दी जाती थी वह बिना किसी शर्त के होती थी। वर्तमान समय में केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदानों की मात्रा बहुत बढ़ गई। 1901 में केंद्र द्वारा राज्यों को $3 मिलियन की सहायता दी गई थी, लेकिन 1952 में $3000 मिलियन की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस प्रकार 51 वर्षों में ये सहायता 1000 गुना हो गई। 1952 के बाद भी इस सहायता में निरंतर वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में यह सहायता शर्तों के साथ दी जाती है। उदाहरणार्थ ये शर्त लगाई जाती है कि धनराशि उसी कार्य में व्यय की जाए जिसके लिए ली गई है। केंद्र द्वारा राज्यों से संबंधित कार्यों का निरीक्षण और हिसाब जांच की जा सकती है। केंद्र को यह भी अधिकार रहता है कि यदि राज्य केंद्र के आदेशों के अनुसार न चले तो वह वित्तीय सहायता पर रोक लगा दे। नियंत्रण डॉलर का अनुगमन करता है। यह बात इस संबंध में पूर्णतया लागू होती है और राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता बढ़ने के साथ साथ उन पर संघीय नियंत्रण भी बढ़ता है। लियोनार्ड ने तो इस संबंध में यहाँ तक कहा है कि जहाँ धन होता है वहाँ शक्ति होती है और जहाँ अधिक परिमाण और धन होता है वहाँ भी शक्ति अधिक होनी चाहिए। वित्तीय निर्भरता इस प्रकार भी हो सकती है कि शक्ति का संवैधानिक विभाजन समाप्त हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक अमेरिकी यूरोपियन राष्ट्र राजनीति के प्रति लगभग पूर्ण उदासीन था, लेकिन महायुद्ध के समय से ही स्थिति परिवर्तित होने लगी और द्वितीय महायुद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका को प्रथम श्रेणी के राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित किया। महायुद्ध के बाद शीत युद्ध की जिस राजनीति का उदय हुआ उसमें संयुक्त राज्य और सोवियत संघ एक दूसरे का विरोध करने के लिए तत्पर थे। सैनिक तत्परता की इस स्थिति में केंद्रीय सरकार का शक्तिशाली होना अवश्यंभावी था। लियोनार्ड ने कहा भी था कि रूसी भालू ही स्पष्ट रूप से वह राक्षस है जो हमें केंद्र की ओर बढ़ा रहा है। छठा पॉइंट है केंद्र के प्रति जनता का परिवर्तित दृष्टिकोण। अमेरिकी संविधान का निर्माण होने के समय अमेरिकी जनता में राज्यों की सत्ता के प्रति बहुत अधिक सम्मान था, लेकिन संविधान को कार्य रूप प्रदान करने के बाद जब अमेरिकी राष्ट्र के जीवन में संकट के अवसर आए उस समय केंद्र द्वारा ही इन संकटों का सफलतापूर्वक सामना किया गया। 1930 के आर्थिक संकट के समय बेरोजगारी आदि समस्याओं को राज्यों के द्वारा ही हल नहीं किया जा सका। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने नव निर्माण आर्थिक नीति न्यू डील इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाकर इन्हें हल किया। इस प्रकार प्रथम महायुद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन, द्वितीय महायुद्ध में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अमेरिकी राष्ट्र का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। इन बातों के परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में अमेरिकी नागरिक राज्यों की अपेक्षा केंद्र के प्रति ही श्रद्धा और सम्मान रखते हैं। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका की संघ में केंद्रीय सरकार की शक्तियों में निरंतर वृद्धि होती रही है। धन्यवाद।